Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 9th of December 2021, Thursday. Inspiration of the day is do one thing every day that scares you. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. RBI holds key rate to boost recovery. वेडनेसडे को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग कंडक्ट हुई और इस मीटिंग से पहले हमने कई बार डिस्कस भी किया था कि एक्सपर्ट्स जो हैं इकोनॉमिस्ट हैं स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनका क्या ओपिनियन है आरबीआई के टेक को लेकर के कि आरबीआई पॉलिसी रेट को अनचेंज करेगा या इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। सो फाइनली वेडनेसडे को ये मीटिंग कंडक्ट हो गई एमपीसी की और मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन था कि इस बार एमपीसी की मीटिंग में आरबीआई विल नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज इट्स एकोमोडेटिव इंस्टांस और इट्स पॉलिसी रेट। तो उसी के अकॉर्डिंग वेडनेसडे को जो आरबीआई की मीटिंग हुई उसमें आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को एकोमोडेटिव इंस्टांस में ही रखा। इट मीन्स अनचेंज, क्योंकि ये इंस्टांस आरबीआई पिछले 2 साल से अप्रॉक्सीमेटली लिए हुए हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ग्रोथ। And as per RBI, it would lean more on the variable rate than its traditional fixed rate liquidity absorption facility. तो RBI का कहना है कि if there is any excess liquidity in the banking system, in that case RBI will take time to time measures in order to absorb that liquidity instead of going for fixed rate liquidity absorption facility just like traditional इंस्टांस ऑफ आरबीआई। जैसा कि आरबीआई हमेशा से लेता रहा एक फिक्स रेट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन फैसिलिटी मेंटेन करते हुए मार्केट में एक एनफ लिक्विडिटी सफिशिएंट हम बोलते हैं ऑप्टिमम लिक्विडिटी मेंटेन करता है आरबीआई। Many economists are seeing this as a stealth reserve repo rate. Stealth reserve repo rate. So few economists are saying that this is a hike in terms of stealth reserve repo rate. However, central bank kept its policy reserve repo rate untouched. That is approximately 3.35%. What is the meaning of stealth? Stealth is basically some secret behavior, some secret action. तो इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि आरबीआई जो शो करना चाहता है वो ये शो करना चाहता है कि आरबीआई जो है वो अकोमोडेटिव इंस्टांस लेकर चल रहा है, लिक्विडिटी को सपोर्ट कर रहा है, जबकि मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है। इसीलिए आरबीआई अभी आगे आने वाले कुछ 14 दिनों में या 28 दिनों में डिफरेंट वेरिएबल रेट के थ्रू मार्केट से लिक्विडिटी को या बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा। बट यस, इट इज़ अ स्टेल्थ रिजर्व रेपो रेट हाइक। इट मीन्स आरबीआई ये शोकेस करना चाहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी रिवर्स रेपो रेट में चेंज नहीं हुआ है, बट ऑन एक्चुअल ग्राउंड बाय एक्टिवेटिंग मोस्ट ऑफ द मनी एब्जॉर्प्शन थ्रू 14 days वेरिएबल reverse repo rate window completed by 28 reverse repo, the traditional fixed rate reverse repo tool is practically redundant now. तो आगे आने वाले कुछ टाइम में 14 से 15 दिन के अंदर आरबीआई कैन यूज दिस VRRR window in order to absorb the excess money that is floating into the banking system. और जैसा कि आरबीआई ने यूज़ भी किया था December 3 आरबीआई हैज़ यूज दिस VRRR टूल इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द 3 ट्रिलियन फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। 6 ट्रिलियन की अप्रॉक्सीमेटली जो लिक्विडिटी है वो बैंकिंग सिस्टम से एब्जॉर्ब करी थी December 3 को आरबीआई ने VRRR टूल को यूज़ करते हुए। और यही VRRR टूल्स या टेक्निक्स आरबीआई यूज़ करेगी फर्दर टू एब्जॉर्ब 6.5 ट्रिलियन ऑन December 17 एंड 7.5 ट्रिलियन ऑन December 31, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। और आरबीआई ने भी क्लियरली इंडिकेट किया है कि गोइंग फॉर वेरिएबल रेट इज़ मोर likely or more efficient in the current economic system rather than going for traditional fixed rate or fixed reverse repo rate. I hope that you all might be knowing what is repo rate, what is reverse repo rate.
what is CRR, what is SLR. So all these are the traditional tools that RBI use in order to maintain the liquidity or absorb the liquidity in the market. यहाँ पर जो एक की टर्म है that is VRRR, ये वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या है? बेसिकली आरबीआई क्या होता है, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में फिक्स रेपो रेट पे आता है, हर एमपीसी में अनाउंस करता है कि इतना रेपो रेट रहेगा, इतने परसेंट हमारा रिवर्स रेपो रेट रहेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्टिकुलर रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट गोज टिल द नेक्स्ट एमपीसी और नेक्स्ट मीटिंग. But because of current pandemic situation, elevated inflation level and delayed recovery in the economy has prompted the panel or the RBI to keep rate steady. And in order to support the economic growth, it is desirable that interest rate in the banking system should remain stable in the next couple of months. So, in order to absorb the additional liquidity in the system, RBI announced this variable rate reverse repo program. Variable rate reverse repo program. And why RBI has opted this particular VRRR? Due to the higher yield prospect as compared to the fixed rate overnight reverse repo rate. So RBI has decided to increase the quantum under VRR at different point of time. Recently 6 ट्रिलियन का जो लिक्विडिटी थी वो एब्जॉर्ब करी थी, और आगे जो प्लानिंग है 6.5 की भी है, और दिसंबर 31 तक 7.5 तक की लिक्विडिटी मार्केट से एब्जॉर्ब करने का आरबीआई का प्रोग्राम है अंडर दिस वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो प्रोग्राम. So RBI also extended the liquidity support to bank to lend to the stressed businesses by another 3 months to 31st December 2021. तो एक साइड आरबीआई को एनफ लिक्विडिटी मेंटेन भी करनी है रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए, दूसरे साइड से एक्सेस लिक्विडिटी भी नहीं होने देनी जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो शूट करे. तो इसीलिए आरबीआई फिक्स जो ट्रेडिशनल आरबीआई का नोशन है उस पर ना जा करके वेरिएबल रेट पर जा रहा है कि जब ज़रूरत हो तब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके रिवर्स रेपो रेट में एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए. अदरवाइज जो लिक्विडिटी जो रिवर्स रेपो रेट है दैट इज़ 3.35% का वही मेंटेन रहे. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो बहुत सीधी सी भाषा में रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम द बैंक्स. कमर्शियल बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से आरबीआई मनी लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट जिस इंटरेस्ट रेट में आरबीआई जो है वो बैंक्स को लेंड करता है, बैंक्स को मनी देता है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट. तो होता क्या था, पहले ट्रेडिशनल फिक्स कर दिया आरबीआई ने कि इस बार इतना रेपो रेट रहेगा, तो नेक्स्ट एमपीसी तक आरबीआई उतना रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट मेंटेन करता था. इस बार सिचुएशन पैंडेमिक की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट है, दैट इज वाई आरबीआई हैज गॉन फॉर this variable rate for reverse repo, so that as per the situation RBI can absorb the excess liquidity as well as RBI can maintain the enough or sufficient liquidity in the market in order to support the growth. इसके अलावा कल एमपीसी में बहुत सारे अदर डिसीजंस भी हुए जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किए हैं. क्या है वो डिसीजन, देख लेते हैं. आरबीआई टू सून लॉन्च ऑन डिवाइस वॉलेट प्लान इन यूपीआई फॉर लो वैल्यू ट्रांजेक्शन. अगर हम यूपीआई का पेमेंट देखें, यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं यूपीआई में दैट इज़ ऑफ स्मॉल वैल्यू, दैट इज़ ऑफ स्मॉल नेचर. तो यूपीआई के आधे से ज़्यादा जो पेमेंट होते हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो छोटे होते हैं या स्मॉल वैल्यू के होते हैं एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसी डेटा को यूज़ करते हुए आरबीआई इज़ नाउ थिंकिंग टू इनेबल दोज स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन्स through an on-device wallet in an UPI application. तो बेसिकली यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आरबीआई एक ऑन डिवाइस वॉलेट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है. डेफिनेटली दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन बैंकिंग सिस्टम एंड मेक द ट्रांजेक्शन प्रोसेस इवन मोर सिंपलर. तो जो फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं उनके लिए आरबीआई यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च करने जा रहा है. इसका डिसीजन हुआ जो अभी कल एमपीसी की मीटिंग में होगी. सो हु आर इन एक्सेस ऑफ 4 मिलियन, तो 4 मिलियन से ज़्यादा के यूज़र्स हैं, तो उन्हीं के लिए स्मॉल ट्रांजेक्शन वैल्यू के लिए आरबीआई इज़ ऑल सेट टू लॉन्च अ on-device wallet or digital wallet. And according to RBI, 50% transaction through UPI are below rupees 200. और
50% जब केवल 200 रुपये से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि अननेसेसरी बैंकिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ किया हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू के नहीं है, और एक एनफ कैपेसिटी जो है वो यूपीआई सिस्टम की, या हम बोल सकते हैं डिजिटल सिस्टम की, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई इन छोटे ट्रांजैक्शंस को सेपरेट करने के लिए कि जैसे कि यूपीआई और एफिशिएंट बन सके, एक सेपरेट वॉलेट लॉन्च करने जा रहा है। डेफिनेटली इट विल हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड बर्डन ऑन बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज इट विल मेक द यूपीआई डिजिटल सिस्टम मोर एफिशिएंट। तो लेट्स सी कब तक ये डिजिटल वॉलेट जो है वो लॉन्च होता है। इसके अलावा एमपीसी ने और भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर के भी कुछ डिसीजंस लिए। रूल्स ऑन बैंक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू बी रिवैम्प्ड। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21 years RBI is now going to revise the norms for investment portfolio of commercial banks. तो कमर्शियल बैंक्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के नॉर्म्स को आरबीआई ने इस एमपीसी में रिवाइज करने की बात कही है। और सीधा सीधा ये आरबीआई ने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड में भी चेंज हो रहा है, ग्लोबल नॉर्म्स में भी चेंज हो रहा है। उसको देखते हुए आरबीआई ने कहा कि इंडिया की बैंकिंग सिस्टम को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू meet out the global standard or global norms, RBI has proposed this change. So change in global standard on valuation and measurement and progress in the domestic market, all these factors led the RBI to go for changing into the norms for investment portfolio of commercial banks. और इन नॉर्म्स के चेंज होने के बाद से अब जो बैंकिंग सिस्टम है उनको धीरे धीरे ट्रांजिशन करना पड़ेगा न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर उनको अपना सिस्टम ले जाना पड़ेगा। सो डेफिनेटली दिस चेंज इन नॉर्म्स फॉर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विल लीड और विल पेव द वे फॉर बैंक्स टू ट्रांजिशन टू द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर डेटा देखें तो आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ कमर्शियल बैंक्स वाज अप्रॉक्सीमेटली 45.84 ट्रिलियन एज ऑफ नवंबर 19 दिस ईयर, एंड द इन्वेस्टमेंट आर प्रीडोमिनेंटली इन द गवर्नमेंट बॉन्ड। क्योंकि जब भी आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च करती है तो वो बैंक्स को बोलती है भैया खरीदो और गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करो। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखा जाए तो उनका सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में सेफ होता है या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म्स में होता है, क्योंकि एक पर मैंडेटरी होता है, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, या जैसे MCRR, SLR तरह के रेपो रेट या कुछ ऐसे तरह की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है SLR और CRR के फॉर्म में, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी अलाउ होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको कुछ पर्सन का CRR SLR मेंटेन करना है तो यू कैन मेंटेन इट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड एज वेल। तो उससे क्या होता है, बैंक्स का जो एक्सेस मनी होता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में सेफ रहता है, SLR की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। इसके अलावा बैंक्स को उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। डेफिनेटली कूपन रेट होता है, फेस वैल्यू होती है, उस पर इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या जी सिक्योरिटीज़ में रखें। तो अब जो नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉबेबली कुछ चेंज हो सकता है। द करंट नॉर्म्स आर लार्जली बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन October 2000 and which drew upon them प्रिवेलिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आरबीआई फिलहाल के लिए बैंक्स का जो कमर्शियल डिसीजन है इन्वेस्टमेंट का उसके नॉर्म्स को लेकर भी चेंज करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा निटिगिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि क्या नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, क्यों चेंज हो रहे हैं। बस यहाँ इतना जानने की ज़रूरत है कि ये नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं और उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अब जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो भी ट्रांजिशन में जाएगा न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। इसके अलावा जो डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करने जा रहा है उसको लेकर भी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन या कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द की रिस्क दैट इज़ एसोसिएटेड विद डिजिटल करेंसी। लेकिन अभी का जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एट एन एडवांस स्टेज
for introducing its version of central bank digital currency CBDC के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो CBDC लॉन्च करने वाली है RBI, उस लॉन्च की एडवांस स्टेज पर है, बट येस फिर भी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी फर्दर एक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, RBI वो बहुत ही कॉशियस फॉर्म में ले रही है। RBI इज़ इंश्योरिंग ऑल द सिक्योरिटी रिस्क और ऑल द सिक्योरिटी इश्यूज एंड चैलेंजेस needs to be elevated before launching this CBDC. And one of the major concern for RBI is the cyber security and the possibility of the digital fraud by this CBDC and merit greater attention before launch as per our RBI governor. तो उनका ये कहना है कि जब इंडिया की करेंसी से इससे पहले जब डिजिटल करेंसी नहीं थी तो उससे पहले फेक करेंसी का रिस्क रहता था, अगर हम फिजिकल नोट्स की बात करें, कॉइन्स की बात करें उसको लेकर के। बट अब चूँकि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंडिया को भी मूव ऑन करना है तो डिजिटल करेंसी पर आ रहे हैं, और डिजिटल करेंसी में जो सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज़ द साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फ्रॉड रिलेटेड रिस्क। तो RBI एडवांस स्टेज पर तो है, बट येस RBI विल or want to ensure that every possibility, every security risk are properly addressed before the launch of this CBDC. और CBDC के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं दैट इंडिया इज़ नॉट ओनली द वन कंट्री दैट इज़ लॉन्चिंग दिस CBDC। इसके अलावा अदर 15 से 20 कंट्रीज़ भी हैं जो कि कुछ में से कुछ लॉन्च भी कर चुके हैं और कुछ लॉन्च करने की स्टेज पर हैं। सो उस 15 से 20 कंट्री में इंडिया इज़ वन ऑफ देम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6। MPC स्केल्स डाउन Q3 Q4 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन। तो ये न्यूज़ भी MPC से रिलेटेड है, बट येस इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की आगे आने वाले 3rd और 4th क्वार्टर में, वो रिड्यूस होने वाली है। इनके जो पहले के प्रोजेक्शन थे उससे रिवाइज किया है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के प्रोजेक्शन को, और नेगेटिव साइड या हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस किया है GDP प्रोजेक्शन को। सो MPC has slashed its projection on economic growth for upcoming quarter, that is Q3 and Q4 of financial year 22। अगर रिड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो रीज़न होंगे या कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे जिनको कंसिडरेशन में लिया गया होगा। फैक्टर्स क्या हैं जो बेसिकली MPC ने कोट किए हैं। MPC का ये कहना है कि कमोडिटी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट है दैट आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट सीधे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से, all these factors may lead to decrease into the GDP growth। तो मोर और लेस ये कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो पॉसिबल थ्रेट आने वाला है इंडियन इकोनॉमी को, उसको देखते हुए MPC कमेटी ने जो प्रोजेक्शंस हैं GDP ग्रोथ को लेकर के उसको रिवाइज किया है। तो कमोडिटी प्राइस में जो वोलेटिलिटी आई है, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है, उसके बाद इसके बाद जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट होगी बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन। कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, MPC committee of RBI has decreased the growth projections for Indian economy. However, higher than expected GDP growth rate in the second quarter of the year prompted the MPC to retain the economic growth at 9.5% for financial year 22। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 9.5% का रखा है। ये कहा है MPC ने कि Q2 में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है उसको देखते हुए ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर की जो GDP आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 9.5% के आसपास आएगी। और अगर हम डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी देखें तो उनका भी प्रोजेक्शन अप्रॉक्सीमेटली इसी रेंज में है। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर की बात कर दी MPC ने। क्वार्टर्स में क्या चेंज किए हैं अगर हम देखें तो कमेटी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.6% प्रोजेक्ट करी है फॉर Q3 ऑफ दिस ईयर, डाउन फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्रोजेक्शन। प्रीवियस कितना था? इट वॉज 6.8।
और Q4 के लिए 6% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है। पहले कितना था? पहले 6.1% का प्रोजेक्शन था। हालांकि बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड नहीं किया है, बट हाँ, ओमिक्रॉन का जो इम्पैक्ट है उसको कंसीडर करते हुए फ़िलहाल के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। हो सकता है कि ओमिक्रॉन का उतना इम्पैक्ट ना पड़े, जैसा कि WHO के अकॉर्डिंग कहा ही जा रहा है कि ओमिक्रॉन इज़ नॉट कॉजिंग वेरी सीरियस इलनेस। तो मे बी इकोनॉमी पर, सप्लाई चेन पर, फाइनेंशियल मार्केट पर, कमोडिटी प्राइसेस पर उसका उतना इम्पैक्ट ना पड़े, बट यस, फॉर सेफर साइड थोड़ा सा प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है MPC ने। द इकोनॉमी ग्रू 8.4% इन Q2, दैट इज हायर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द MPC। तो Q2 का जो प्रोजेक्शन था, Q2 का जो MPC का प्रोजेक्शन था वो 7.9% का था, बट जो एक्चुअल GDP ग्रोथ रही Q2 में वो अप्रॉक्सीमेटली 8.4% की रही, और इसी को देखते हुए 9.5% का ईयर वाइज प्रोजेक्शन MPC ने लगाया है। और जबकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि 22 इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोजेक्शंस के लिए, उसमें से 19 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने अपस्विंग डायरेक्शन रिपोर्ट किया है। इसके बावजूद भी MPC ने कुछ कंसिडरेशन के पास से Q3 और Q4 के जो प्रोजेक्शंस हैं उनको रिवाइज किया है। सो दिस इज द GDP नंबर फॉर द करंट फिजिकल ईयर Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो Q1 में अप्रॉक्सीमेटली 20.1% का GDP नंबर रहा, Q2 में 8.4 का, और Q3 में 6.6 और 6 का projection है by MPC. Let's see how this will actually take place. इसके अलावा Fitch cuts financial year 22 growth फोरकास्ट टू 8.4%। तो MPC के अलावा फिच रेटिंग एजेंसी ने भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया है। कितना रिवीजन किया है? 8.7% का पहला प्रोजेक्शन था फिच का इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के फॉर करंट फिस्कल ईयर, जिसको वेडनेसडे को फिच रेटिंग एजेंसी ने रिवाइज करके 8.4 कर दिया है। इट मीन्स फिच ने भी डाउनवर्ड रिवीजन किया है इनटू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट, एंड द रेटिंग एजेंसी सेड दैट रिस्क टू रिकवरी रिमेन स्पेशली इन द नियर टर्म given that less than 1/3 of the population is fully vaccinated। तो जो न्यू ओमिक्रॉन वायरस आया है उसको कंसीडर करते हुए भी फिच ने भी इसी को कंसिडरेशन में लिया है, और ये कहा कि अभी श्योरिटी नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से रिएक्ट करेगी इस वायरस के बाद। तो फिश ने भी डेटा रिवाइज किया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप। सेंसेक्स सर्ज ओवर 1000 पॉइंट्स। सो बेंचमार्क इंडाइसेस ऑन वेडनेसडे अगेन पोस्टेड द biggest single day gains in over 6 months। अच्छा, सडनली क्या हो गया? क्यों सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट्स तक का उछाल रजिस्टर किया? इसके बहुत सारे रीज़न है। ओमिक्रॉन की जो सीरियसनेस है उसको लेकर के भी मार्केट बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि WHO और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पैक्टफुल और बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग नहीं है। इसके अलावा RBI की जो MPC कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें जो भी डिसीजन हुए, जो कि RBI ने कहा कि दैट RBI विल कंटिन्यू विथ एकोमोडेटिव स्टांस। हालांकि वो 12th रिवर्स रेपो रेट है उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यस, RBI ने जो सिग्नल दिए हैं मार्केट को वो यही दिए हैं कि RBI विल कीप द एकोमोडेटिव स्टांस unchanged। इट मीन्स RBI विल इंश्योर द लिक्विडिटी इन द मार्केट, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो सपोर्ट होती रहेगी। तो RBI के इस इंस्टांस के बाद से इन्वेस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड कंटिन्यू टू बाय द डिप ऑन द होप्स दैट ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस वुड बी लेस लीथल देन फियर्ड। और इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से सेंसेक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 58,649 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, जो कि अपने प्रीवियस सेशन से 1.7% का ज़्यादा रजिस्ट्रेशन या ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर्ड करता है। और इतना ही 1.7% का ग्रोथ हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। दोनों ही इंडाइसेस ने 1.7% का ग्रोथ रजिस्टर्ड किया और राइज रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ द MPC कमेटी अनाउंसमेंट और बिकॉज ऑफ द WHO स्टेटमेंट ऑन ओमिक्रॉन वायरस।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ऑटो रजिस्ट्रेशन डिप्स 2.7% इन नवंबर। सो व्हीकल रजिस्ट्रेशन across the all automotive segments drop approximately 2.7% year on year basis। तो अप्रॉक्सीमेटली 18,17,600 यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो कि पिछले साल से 2.7% कम है as per the recent data published by Federation of Automobile Dealers Association, in short we call it FADA, FADA। और अगर इस डेटा को हम तो पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं, उसमें 7.2% के रिडक्शन मिलने का, अगर इसे प्री पैंडमिक से कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग 20% का फॉल है व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में। प्री पैंडमिक से 20% कम रजिस्ट्रेशन हुआ है 2019 में। इस टाइम पीरियड तक 20% ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था एज पर द एपेक्स नेशनल बॉडी दैट रिप्रेजेंट्स द डीलर ऑफ इंडिया। और जैसा कि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये नवंबर और जो अक्टूबर है, ये जो सीज़न है ऑटोमोबाइल्स के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि ये फेस्टिवल सीज़न है। मोरलेस देखा जाता है कि फेस्टिवल सीज़न में जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, व्हीकल सेल है, वो इम्प्रूव होती है। बट इसके अगेंस्ट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे। सप्लाई साइड इश्यूज भी ऐसे थे, जो कि आपको पता होगा चिप का इशू हो रहा था, रॉ मटेरियल्स जो थे वो बहुत कॉस्टली हो रहे थे। इसकी वजह से भी जो सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो कंपनीज हैं दे वर नॉट एबल टू सप्लाई और सैचुरेट दैट डिमांड। इसकी वजह से भी ये जो डाउनफॉल है वो दिखने को मिल रहा है। हालांकि डिमांड का भी कुछ फ़र्क है, लेकिन यस, जो डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि जो चिप का शॉर्टेज हो रहा था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है सेल इंडिया में। तो 2.7% का फॉल और 20% का फॉल इन कंपैरिजन टू द प्री पैंडेमिक ईयर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के केस में देखने को मिला। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूज यूएसओ फंड टू सब्सिडाइज स्मार्टफोन अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने वेडनेसडे को एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो कंपनीज हैं, गवर्नमेंट हैं, दे शुड ट्राई टू इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन। और जो यूएसओ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एक मैंडेटरी फीस होती है जो कि कंपनीज को देनी पड़ती है गवर्नमेंट को फॉर प्रोवाइडिंग द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। इतना आप जानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका एक कहना है कि मुकेश अंबानी का, कि जो यूएसओ फंड हो रहा है, जो इससे पैसा कलेक्ट हो रहा है, दैट फंड नीड्स टू बी यूटिलाइज, नीड्स टू बी यूज टू इंक्रीज द स्मार्टफोन adoption in India by government. So India need to ensure affordability not only of services but also of devices and application। और उसके लिए जो यूएसओ फंड, जो कि एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के फॉर्म में एक फ़ंड देती हैं कंपनीज गवर्नमेंट को, वो फंड को गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। So as per Mr. Ambani, USO fund can be used to subsidize device to the selected group। तो अगर ये बोलना, जिसका मतलब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस यूएसओ फंड को यूज़ करती होगी। करंटली ये यूएसओ फंड कहाँ यूज़ हो रहा है? अभी जो गवर्नमेंट ये यूएसओ फंड कलेक्ट कर रही कंपनी है, दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज एंड इज पूल्ड फ्रॉम लाइसेंस फी पेमेंट बाय टेलीकॉम कंपनी। जैसा कि मैंने बताया कि लाइसेंस फी पेमेंट के साथ आपको यूएसओ कंपनीज पे करती हैं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इस यूएसओ को फिलहाल के लिए कनेक्टिविटी सर्विस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस के पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रही है। बट हाँ, उनका ये कहना है इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि दिस पर्टिकुलर फंड कैन बी यूज्ड फॉर सब्सिडाइजिंग द मोबाइल डिवाइसेस टू सेलेक्ट सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनका भी पेनिट्रेशन बढ़े, सर्विसेज आप लगा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, नेटवर्किंग पहुंचा रहे हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए उनके पास डिवाइसेस और एप्लीकेशंस भी होने चाहिए। सो दिस यूएसओ फंड शुड बी यूज्ड फॉर पेनिट्रेटिंग और supporting few groups or selected segment for buying the smartphone or smart devices। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Future eyes $400 million from stake sale। So Italy's Generali is in talk with this particular कंपनी इन ऑर्डर टू रेज इट्स स्टेक। तो जो इटली की जनरलाई कंपनी है वो दो इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस से अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कशन में है, नेगोशिएशन में, जो उसके लोकल पार्टनर हैं इंडिया में, जिसमें से एक फ्यूचर ग्रुप भी है।
हम सभी को पता है कि रिटेल के अलावा फ्यूचर ग्रुप इंश्योरेंस के बिजनेस में भी है। तो इटली की जो जनरलाई कंपनी है दैट इज एक्चुअली looking forward to increase its stake into future Generali insurance company. I think all of you might have heard this insurance company's name. तो अपना stake increase करने जा रही है। तो फ्यूचर ग्रुप जो है वो अपना फ़िलहाल के लिए अपना स्टेक सेल करने जा रहा है, या सीधा सीधा बोलें फ्यूचर ग्रुप इस इंश्योरेंस बिजनेस से भी एग्जिट करने वाला है। जनरलाई इन टॉक टू रेज स्टेक इन टू इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडियन ग्रुप्स टू एज मच एज 74%। पहले अलाउ नहीं था इंश्योरेंस में, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको 100% या 75% तक अलाउ नहीं था इंश्योरेंस में, बट अब एज़ पर द न्यू नॉर्म्स दे कैन इन्वेस्ट अप टू 75%। और उसके बाद से जनरलाई जो है वो अब अपने जो लोकल पार्टनर्स हैं इंडिया में उनसे डिस्कशन में है। जनरलाई वांट्स टू इंक्रीज इट्स स्टेक अप टू 74% in both life as well as non-life insurance entities in इंडिया, जो कि करंटली 49% है। क्यों 49% है? क्योंकि इससे पहले अलाउ नहीं था। और डेफिनेटली आप सबको पता होगा कि पहले इंश्योरेंस जो कंपनीज थी उनको इंडिया में डायरेक्टली आना अलाउ नहीं था, दे नीड टू कम विद जॉइंट वेंचर। तो जनरलाई ने फ्यूचर के साथ एक जॉइंट वेंचर किया फॉर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। तो जनरलाई अपना स्टेक बढ़ाना चाह रहा है 74% तक, और फ्यूचर जो है वो इस बिजनेस से एग्जिट करना चाह रहा है। फ्यूचर ग्रुप वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस बिजनेस। सो लेट्स सी कि कैसे एग्जिट होता है, क्या ये सेल होती है, क्या फ्यूचर ये $400 मिलियन का जो फंड है वो रेज कर पाता है। फ्यूचर एंड अनदर इंडियन एंटिटी टुगेदर ओन 51% stake in the life insurance joint venture with Generali, while the future holds all of the remaining 51% stake in the non-life insurance venture. तो अब इसके लिए बहुत सारे रेगुलेटर से परमिशन लेनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि 74 to 75% तक का स्टेक अलाउ है बाय फॉरेन एंटिटीज इनटू इंडियाज इंश्योरेंस बिजनेस। लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर मूव विल टेक प्लेस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ you can join my telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.